बाल विकास व शिक्षा शास्त्र, और आगे है रीड 3, ट्रैक है 31, और इसमें आगे चल है पॉइंट उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन की विशेषताएं। एक उद्देश्य मूल्यांकन की निम्नलिखित विशेषताएं। वस्तुनिष्ठता, यह परीक्षा की आवश्यक विशेषता है, और वस्तुनिष्ठता का अभिप्राय यह है कि परीक्षार्थी तथा परीक्षक दोनों ही क्रमशः परीक्षा देते समय तथा उत्तर जांचते समय अपनी रुचि, पसंद या फिर भावना के वेग में न बह जाएं। पक्षपात, मानसिक स्वास्थ्य एवं रुचि आदि का जांच कार्य पर असर न पड़े, ऐसी परीक्षण को वस्तुनिष्ठ कहते हैं, क्योंकि इनमें प्रश्न छोटे एवं उनके उत्तर निश्चित होते हैं। फिर है विश्वसनीयता। एनास्टेसी के अनुसार विश्वसनीयता परीक्षा में प्राप्त फलांक, जो कि एक परीक्षा देने वाला बालक विभिन्न अवसरों पर प्राप्त करता है, कि संगत की और इंगित करता है। और इसका अभिप्राय यह है कि यदि एक बालक ऐसी परीक्षण को बार बार दे तब भी उसके प्राप्तांकों में अधिक अंतर न आए, और तब वह परीक्षा तथा परीक्षण विश्वसनीय कहलाए गए। और परीक्षा के इस गुण को विश्वसनीयता कहते हैं। वैधता, एक परीक्षा या फिर परीक्षण जिस गुण के मापन हेतु बनाई जा गई है, केवल यदि वह उसी गुण का भी मापन करती है तब वह परीक्षा वैध कहलाती है। और अर्थात वैधता से तात्पर्य यह है कि यह कितनी भी शुद्धता तथा सार्थकता से किसी विद्यार्थी की योग्यता का मापन करती है। विभेदकारी, एक परीक्षण में यह विशेषता भी होनी चाहिए कि वह तीव्र सामान्य व पिछड़े छात्रों में विभेद कर सके, अन्यथा परीक्षा का अथवा उसमें प्रयुक्त परीक्षण का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है। अतः सभी प्रकार के स्तरों के अनुकूल प्रश्न परीक्षा के प्रश्न पत्र में होना आवश्यक है। फिर व्यापकता, व्यापकता का अर्थ है योग्यता के मापन के लिए प्रश्नों का समावेश परीक्षा में हो, और परीक्षा में दिए गए प्रश्न पूरे पाठ्यक्रम से संबंधित हो, अर्थात पूरे पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व करते हों, और एक अच्छी परीक्षा द्वारा पूर्व निर्धारित उद्देश्य में से अधिक उद्देश्य का परीक्षण होना चाहिए। इसके पश्चात ही अर्जित ज्ञान का भी मूल्यांकन शेष रहता है। व्यवहारिकता तथा उपयोगिता, परीक्षण के इस गुण का भी अभिप्राय यह है कि परीक्षा का संचालन फिर प्रशासन एवं अंकन सरलता से किया जा सके, और ये परीक्षा उपयोगी कहलाएगी। और इसमें इस प्रकार के प्रश्नांकों और समावेश होगा जिन्हें कि छात्र समझ सकें और उत्तर दे सकें, और अध्यापकों को भी परीक्षा में अंक प्रदान करने में कठिनाई नहीं होगी, अर्थात जिस उद्देश्य के लिए परीक्षा ली जाए उस उद्देश्य की वह पूर्ति करे। मूल्यांकन की सुगमता में वस्तुनिष्ठ परीक्षा का मूल्यांकन बहुत ही कम समय में हो जाता है, क्योंकि उत्तर निश्चित और छोटे होते हैं। ज़्यादा मूल्यांकन के लिए कुंजी उत्तर तालिका बनी हुई होती है, और जिसके की सहायता से मूल्यांकन में अधिक ही समय नहीं लगता है। परीक्षण लेने में सरलता, परीक्षा लेने के लिए भी निर्धारित नियम और निर्देश आदि सीधे और आसान होते हैं, जो कि आसानी से समझ करके प्रयोग में लाए जा सकते हैं। और परीक्षा लेने के लिए भी किसी भी विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होती है। अवय समग्र एवं सतत मूल्यांकन CCE, परीक्षा में शिक्षा की प्रक्रिया से अभिप्राय भाग है, और क्योंकि अध्यापन और सीखने की प्रक्रियाओं की प्रभावकारिता का पता लगाने के लिए भी किसी भी प्रकार का मूल्यांकन करना भी आवश्यक है। और विभिन्न आयोगों और समितियों ने बाहरी परीक्षाओं पर भी दिए जाने वाले जोर को घटाने और सतत तथा व्यापक मूल्यांकन के जरिए मूल्यांकन को प्रोत्साहन देने के बारे में भी सिफारिशें दी हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसमें कि मूल्यांकन के शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों ही से पहलू शामिल हों और जो शिक्षा की संपूर्ण अवधि के लिए हों, पर जोर देती है। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 NPE की समीक्षा करने वाली समिति की रिपोर्ट भी भारत सरकार द्वारा 1991 में प्रकाशित सिफारिश में सतत व्यापक आंतरिक मूल्यांकन के मापदंड तथा किए गए और इस मूल्यांकन प्रणाली के दुरुपयोग को रोकने की सुरक्षा उपयोगी के सुझाव भी दिए गए हैं। बोझ के बिना सीखना, भारत सरकार की मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्त की गई राष्ट्रीय सलाहकार समिति की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि कक्षा 9 और 10 के अंत में होने वाली बोर्ड परीक्षाएं कठोर दफ्तर शाही युक्त और मूल रूप से भी गैर शिक्षाप्रद बनी हुई है। तदनुसार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 NCF 5 में परीक्षा सुधारों को भी प्रस्तुत करते समय यह कहा गया है कि वास्तव में बोर्डों और वैकल्पिक बनाने पर भी विचार करना चाहिए, और इस प्रकार से उसी विद्यालय में बने रहने वाले छात्रों को और जिन्हें की बोर्ड प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, इसके बजाय एक आंतरिक विद्यालय परीक्षा देने की अनुमति दे देनी चाहिए। फिर CCE को कार्यान्वित करने में नेतृत्व प्रदान करने और एक पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाने के लिए भी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रयास एक प्रमुख कदम है, और इसके द्वारा भी शिक्षार्थी उपलब्ध स्तर के मूल्यांकन में विद्यालयों की स्थिति को बोर्ड के बराबर के भागीदारों के रूप में भी ऊंचा उठाने की कोशिश की गई है।
विद्यालय के स्तर पर मूल्यांकन का एक मुख्य लक्ष्य है शिक्षार्थियों को शैक्षिक क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों में सुधार करने और जीवन के वृहद प्रसंग और जीवन पटल के संदर्भ में भी जीवन कौशल और अभिवृत्तियों का विकास करने में सहायता देना है। एनपीई 1986 में इस बात का बल दिया है कि स्कूल स्तर पर मूल्यांकन का स्वरूप भी रचनात्मक और विकासात्मक होना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा सीखने के रचनात्मक दौर से भी में होता है और इसीलिए जोर शिक्षा प्राप्ति में सुधार करने पर जोर दिया जाना चाहिए। फिर सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई का आशय विद्यार्थियों में विद्यालय आधारित मूल्यांकन की उस प्रणाली के बारे में जिसमें कि विद्यार्थियों के विकास में सभी पहलुओं की ओर ध्यान दिया जाता है। और इस परियोजना में सतत शब्द का उद्देश्य इस बात पर भी बल देता है कि बच्चों की समृद्धि और विकास के अभिज्ञात पहलुओं का मूल्यांकन एक घटना होने की बजाय एक सतत प्रक्रिया है, जो कि अध्यापन शिक्षा प्राप्ति अभिज्ञात पहलुओं का मूल्यांकन एक घटना होने की बजाय एक सतत प्रक्रिया है जो अध्यापन शिक्षा प्राप्ति की संपूर्ण प्रक्रिया के अंदर निर्मित है और शैक्षिक सत्र की समूची अवधि में फैली हुई होती है। इसका अर्थ है निर्धारण की नियमितता, यूनिट परीक्षण की आवृत्ति, शिक्षा प्राप्ति की कमियों का निदान और सुधारात्मक उपायों का उपयोग, पुनः परीक्षण और अध्यापकों और छात्रों के स्वयं मूल्यांकन के लिए भी उन्हें घटनाओं के प्रमाण का फीडबैक। दूसरे शब्द व्यापक का अर्थ है कि यह योजना विद्यार्थियों की समृद्धि और विकास के शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों क्षेत्रों को समाहित करने का प्रयास करती है, क्योंकि योग्यताएं, अभिवृत्तियां और अभिरुचियां अपने आप को लिखित शब्दों में से भिन्न अन्य रूपों में प्रकट करती हैं और इसीलिए शब्द में विभिन्न प्रकार के साधनों और तकनीकों और परीक्षण और गैर परीक्षण दोनों ही के उपयोग में और शिक्षा प्राप्ति के क्षेत्रों में शिक्षार्थियों के विकास को आंकने के लक्ष्यों का उल्लेख किया गया है, जैसे ज्ञान, समझना, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन और सर्जन। इस प्रकार से ये योजना पाठ्यचर्या संबंधी पहलू है जिसमें कि परीक्षण के स्थान पर संपूर्णवादी शिक्षा प्राप्ति पर जोर दिया जाने का प्रयास किया गया है और इसका लक्ष्य अच्छे स्वास्थ्य, उपयुक्तता, कौशलों और अवांछनीय गुणवत्ता वाले और उसके अलावा शैक्षिक उत्कृष्टता वाले अच्छे नागरिकों का निर्माण भी करना है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन के सतत पहलुओं के अंतर्गत मूल्यांकन के सतत और आवधिक पहलू का ध्यान रखा जाता है। निरंतरता का अर्थ है शिक्षा के प्रारंभ में विद्यार्थियों का निर्धारण और स्थापन मूल्यांकन और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान निर्धारण रचनात्मक मूल्यांकन, जो कि मूल्यांकन की बहुविध तकनीकों का उपयोग करके अपना अनौपचारिक रूप से किया जाता है। नियतकालिकता का अर्थ है कार्य निष्पादन का निर्धारण, जो कि यूनिट या अवधि के समाप्त होने पर बार बार किया जाता है। सारांशात्मक है। फिर सतत और व्यापक मूल्यांकन का व्यापक संगठक बच्चे के व्यक्तित्व के सर्वोत्तोन्मुखी विकास के निर्धारण का भी ध्यान रखता है। इसमें विद्यार्थियों के विकास के शैक्षिक और उसके अलावा सह शैक्षिक पहलों का निर्धारण शामिल है। शैक्षिक पहलू में पाठ्यक्रम के क्षेत्र अथवा विषय सापेक्ष क्षेत्र शामिल होते हैं, जबकि सह शैक्षिक पहलुओं में जीवन कौशल और सह पाठ्यचर्या, अभिवृत्तियां और मूल्य शामिल होते हैं। शैक्षिक क्षेत्रों में निर्धारण निरंतर और नित्यकालिक रूपों से मूल्यांकन की बहुविध तकनीकों का इस्तेमाल करके अनौपचारिक और अनौपचारिक रूप से किया जाता है और नैदानिक मूल्यांकन यूनिट परीक्षा के समाप्त होने पर भी किया जाता है और कुछ यूनिटों में घटिया कार्य निष्पादन के कारणों का पता नैदानिक परीक्षणों का उपयोग करते हुए लगाया जाता है और उसके बाद में उपयुक्त रूप से भी हस्तक्षेप किया जाता है और कार्रवाई की जाती है और तत्पश्चात ही पुनः परीक्षण किए जाते हैं। सह शैक्षिक क्षेत्रों में निर्धारण मानदंडों के आधार पर भी बहुविध तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए किया जाता है और जब जीवन कौशलों का निर्धारण में कई सूचकों और जांच सूचियों के आधार पर भी किया जाता है। व्यापक और सतत मूल्यांकन के कार्य हैं। ये अध्यापक को प्रभावकारी कार्य नीतियाँ योजन आयोजित करने में भी सहायता देता है और सतत मूल्यांकन शिक्षार्थी की प्रगति की सीमा और मात्रा को नियमित रूप से भी आंकने में सहायता देता है। विशिष्ट शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों के संदर्भ में योग्यता और उपलब्धि है। सतत मूल्यांकन कमजोरियों का निदान करने का कार्य होता है और अध्यापक को अलग अलग शिक्षार्थियों की शक्तियों और कमजोरियों और उसकी उपलब्धि आवश्यकताओं का पता लगाने में सहायता देता है। ये अध्यापक को तत्काल फीडबैक मुहैया करता है, जो कि तब तक वे फैसला कर सकता है कि कोई भी विशेष यूनिट अथवा संकल्पना समूची कक्षा को फिर से पढ़ाई जाने की आवश्यकता है और अथवा केवल कुछ ही शिक्षार्थियों को औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता है। और फिर है सतत मूल्यांकन के द्वारा भी बच्चे अपनी शक्तियों और कमजोरियों को जान सकते हैं। ये बच्चों का अध्ययन की अच्छी आदतें विकसित करने और गलतियों को सुधारने और अपने क्रियाकलापों को वांछित लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में मोड़ने के लिए अभिप्रेरित कर सकता है और इसे शिक्षार्थियों को शिक्षा के उन क्षेत्रों को निर्धारित करने में सहायता मिलती है जिनमें कि अधिक जोर दिया जाने की आवश्यकता हो। फिर सतत और व्यापक मूल्यांकन अभिरुचियों और प्रवृत्ति वाले क्षेत्र अभिज्ञात करता है और ये अभिवृत्तियों और मूल्य प्रणालियों में होने वाले परिवर्तनों का पता लगाने में सहायता देता है। यह विषयों, पाठ्यक्रमों और जीवन वृत्तियों, कैरियर के में चुनाव के बारे में विषय के लिए भी फैसले करने में सहायता देता है। यह शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में सूचना रिपोर्ट देता है और इस प्रकार से शिक्षार्थी की भावी सफलताओं के बारे में पूर्वानुमान लगाने में भी सहायता देता है।
अवय वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न है छात्रों की व्यक्तिगत रुचियों व अभिरुचियों के विकास से संबंधित मूल्यांकन की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। उत्तर है इसका प्रश्नावली विधि। एक प्रश्न है निरीक्षण विधि से छात्रों की जिन क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाता है, उत्तर है वह व्यवहार क्रियाओं तथा बौद्धिक परिपक्वता की क्षमता का। अनेक प्रश्न मूल्यांकन की प्रकृति है, उत्तर है ए व दोनों है। एक तो उपचारात्मक और निदानात्मक जैसे मूल्यांकन प्रक्रिया है, उत्तर है इसका सकारात्मक। नेक्स्ट है किसी भी परीक्षा में छात्र द्वारा दिए गए उत्तरों को विभिन्न परीक्षकों के द्वारा जांचने पर प्राप्तांकों में कोई अंतर नहीं आया, ऐसी परीक्षा प्रणाली कहलाएगी। उत्तर है इसका वस्तुनिष्ठ। जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को मुख्यतः बांटा जाता है, उत्तर है इसका उक्त दोनों प्रकारों में। जैसे अच्छे प्रश्न पत्र में विशेषता होती है, उत्तर है इसका उपयुक्त सभी। एक तो व्यापकता, विश्वसनीयता, वैधता व वस्तुनिष्ठता। डॉक्टर ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया का संबंध होता है, उत्तर है इसका उपयुक्त सभी से। सीखने के अनुभवों से, मूल्यांकन के साधनों से, शिक्षण उद्देश्य से, लक्ष्य विविधकारिता का गुण प्रश्न पत्र होने से विविध होता है, उत्तर है इसका मंद बुद्धि छात्रों में। यदि किसी प्रश्न पत्र का उत्तर सभी छात्रों द्वारा सही दे दिया जाता है तो वह उत्तर है इसका विभेदकारी नहीं होता है। नेक्स्ट पाठ्य विवरण से अभिप्राय है, उत्तर है इसका पाठ्य विषय वस्तु पर। और नेक्स्ट है प्रश्न कि मूल्यांकन की मुख्य विशेषता होती है, उत्तर है उपयुक्त सभी होती है। एक तो ये शिक्षण में सुधार लाता है और वह छात्रों में वर्गीकरण में सहायक होता है और सह शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का ज्ञान होता है। लक्ष्य निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली के दोषों हैं यह इससे, उत्तर है इससे उपयुक्त सभी है। एक तो केवल पुस्तकीय व सीमित प्रतिनिधित्व होता है, दूसरा परीक्षाफल में अविश्वसनीयता होती है और सह वस्तुनिष्ठता का अभाव रटने पर बल मिलता है। मूल्यांकन है, उत्तर है इसमें उपयुक्त दोनों का सम्मिलित रूप है, केवल मात्रात्मक और केवल गुणात्मक, इन दोनों का। लक्ष्य मूल्यांकन प्रक्रिया का त्रिभुज बनता है, उत्तर है इसका उद्देश्य अधिगम अनुभव मूल्यांकन के द्वारा। नैतिक निबंधात्मक प्रश्नों को मूल्यांकन की दृष्टि से माना जाता है, उत्तर अनिवार्य बुराई। लक्ष्य लिखित परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है, उत्तर है इसका लिखित अभिव्यक्ति व समझ की जांच करना। और नैतिक प्रश्न वर्तमान परीक्षा प्रणाली असफल रही है, उत्तर है इसका उपयुक्त सभी मूल्यांकनों में। जैसे बालकों की तार्किक क्षमता के मूल्यांकन में, शिक्षण की व्यवहारिक उपयोगिता के मूल्यांकन में, शिक्षण के दौरान प्राप्त जीवन के व्यवहारिक अनुभवों के मूल्यांकन में। नैतिक मूल्यांकन छात्रों की सीखने की प्रक्रिया को, उत्तर है इसका ए और व दोनों हैं कि प्रभावित करता है और निर्देशित भी करता है। नैतिक मूल्यांकन का प्रमुख प्रयोजन है, उत्तर है इसका बालकों में व्यवहारगत परिवर्तन की दिशा, प्रवृत्ति व स्तर का पता लगाना। नैतिक छात्रों की रुचियों और विभिन्नताओं और मनोवृत्तियों तथा आवश्यकताओं के अनुकूल पाठ्य सामग्री के निर्धारण का सिद्धांत है, उत्तर है उपयुक्त सभी है। एक तो विविधता तथा लचीलेपन का सिद्धांत, वह है अनुभव की पूर्णता का सिद्धांत और सामुदायिक जीवन से संबद्ध का सिद्धांत। नेक्स्ट नैदानिक पारक की आवश्यकता होती है, उत्तर है इसका छात्रों की कमजोरी दूर करने के लिए। नेक्स्ट है प्रश्न जब किसी परीक्षा में बार बार अंकन करने पर कोई अंतर नहीं आता है तो वह परीक्षा कहलाएगी, उत्तर है वस्तुनिष्ठ। नेक्स्ट प्रश्न जिस क्रिया में यह पता लगाया जाता है कि बालक गणित के किस क्षेत्र में कमजोर है वह क्रिया क्या कहलाती है, उत्तर है निदानात्मक कार्य। नेक्स्ट मूल्यांकन से संबंधित कथन है, इसमें उपयुक्त सभी है। एक तो मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और वह छात्रों के व्यवहार संबंधित सामग्री एकत्रित करने का साधन है और सह शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से भी घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट है अभिवृत्तियों और अभिरुचियों मनुष्य की जिस क्रिया वृत्ति का उपांग है वह है, उत्तर है भावात्मक। और नेक्स्ट प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार हैं, उत्तर है इसका उपयुक्त सभी हैं। एक तो बहुचनात्मक प्रश्न, सत्य असत्य प्रश्न और रिक्त स्थानों की पूर्ति प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न मूल्यांकन के साधन है, उत्तर है उपयुक्त सभी है। एक तो लिखित परीक्षाएं, साक्षात्कार और प्रश्नावली। नेक्स्ट मूल्यांकन की प्रमाणीकृत विधि है, उत्तर है बुद्धि परीक्षण। नेक्स्ट डॉक्टर BS ब्लूम के मतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है, उत्तर है उपयुक्त सभी से। शिक्षण उद्देश्य से, सीखने के अनुभव से, मूल्यांकन के साधन से। नेक्स्ट शिक्षा का एक त्रयामी समन्वित रूप है क्योंकि इसका अंग होता है, उत्तर इसका उपयुक्त सभी है। शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। ऐसे मूल्यांकन हेतु अपनाई जा सकने वाली विधियां हैं, उत्तर है उपयुक्त सभी हैं। एक तो निरीक्षण में साक्षात्कार, पड़ताल सूची व प्रश्नावली और संचित अभिलेख व सामयिक जांच। जैसे नैदानिक परख में मालूम किया जा सकता है, उत्तर है इसका छात्रों के लिए कठिनाई के क्षेत्र व उनके द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की त्रुटियां। नेक्स्ट मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया है, उत्तर है इसका डॉक्टर ब्लूम। नेक्स्ट मूल्यांकन की प्रक्रिया में किन कार्यों को न करने का ध्यान रखने का कहा गया है, उत्तर उपयोग सभी हैं। एक तो बालकों को विभिन्न वर्गों मंद, कमजोर, होशियार आदि में वर्गीकृत करना और वह है बालकों के बीच में तुलना रखना और सह उसके लिए नकारात्मक बयान देना। नेक्स्ट मूल्यांकन प्रक्रिया में फीडबैक मुहैया करना क्यों आवश्यक है, उत्तर उपयोग सभी है। एक तो सकारात्मक कार्यवाही हेतु, वह है विद्यार्थी की बेहतरी के लिए और सह सीखने के तरीके के लिए।
नेक्स्ट प्रश्न, सतत और व्यापक मूल्यांकन के सतत पहलू के अंतर्गत मूल्यांकन के किस पक्ष का ध्यान रखा जाता है? उत्तर है इसका दोनों का, एक केवल निरंतरता का और केवल आवधिक पक्ष का। नेक्स्ट प्रश्न, मूल्यांकन के दो पहलू शैक्षिक व सह शैक्षिक होते हैं। शैक्षिक पहलुओं में पाठ्यक्रम के क्षेत्र तथा सह शैक्षिक में शामिल होते हैं। उत्तर उपरोक्त सभी हैं। एक तो जीवन कौशल, वह सह पाठ्यचर्या अभिवृत्तियाँ और चाहे मूल्य। नेक्स्ट है प्रश्न, सतत और व्यापक मूल्यांकन के कार्य हैं। उत्तर उपरोक्त सभी हैं। एक तो अध्यापक को प्रभावकारी कार्य नीतियाँ आयोजित करने में सहायक, वह शिक्षार्थियों की शक्तियों, कमजोरियों और आवश्यकताओं का पता लगाने में सहायक, और सह विद्यार्थियों की प्रगति की सीमा और मात्रा को आंकन